हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मेरे भाई जो आपका बैच चल रहा है जीरो टू हीरो बैच, उसके अंतर्गत आने वाले सभी विद्यार्थियों का दिल खोलकर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है मेरे भाइयों। तो अपन ने अब तक इस क्लास के अंतर्गत जिन पॉइंटों पे चर्चा कर ली है उनको आज मैं पूरा बताने वाला हूं मेरे भाइयों, कौन कौन से पॉइंट अपने हो चुके हैं और उसके आगे अगला जो पॉइंट होगा वो भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी होगा। तो यह सबसे पहली बात तो ये कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने इस चैनल के अंतर्गत अगर आया है और इस क्लास को देखने के लिए आया है और कोई भी नया आप छात्र है तो मेरे भाइयों हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए अक्षांश पब्लिकेशन का आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं मेरे भाइयों। लक्ष्य क्लासेस उदयपुर व्हाट्सएप चैनल जो दे रखा है इस पे आपको नवीन जानकारी समय समय पर उपलब्ध करवाई जाती है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की आपकी पढ़ाई से संबंधित आपको पीडीएफ की जरूरत होती है, जैसे मैं ये क्लास ले रहा हूं इससे संबंधित पीडीएफ की जरूरत होगी तो लक्ष्य क्लासेस उदयपुर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं मेरे भाइयों। तो बगैर देरी किए अपन आते हैं पॉइंट की बात करने के लिए। और पॉइंट की बात रहेगी आज, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं, आज होने वाला है राजस्थान की भौगोलिक शब्दावली के अंतर्गत के भौगोलिक शब्द कौन कौन से होते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी होने वाला है मेरे भाइयों। यह सबसे पहली बात तो मैं आपसे यह करूंगा बेटा कि अपन ने अभी तक इस क्लास के अंतर्गत जो भी विद्यार्थी नए हैं उनको भी थोड़ा पता चल जाए कि इस क्लास का आपका वेटेज क्या है, ये क्लास चल किस प्रकार से रही है, इस क्लास के अंतर्गत सर ने कौन कौन से टॉपिक अपन को करा दिए गए हैं। तो यहां पे थोड़ा सा देख लीजिए, क्लास नंबर जब मैंने फर्स्ट ली थी तो मेरे भाइयों इसके अंतर्गत मैंने राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति को पूरा कराया था। क्लास नंबर सेकंड के अंतर्गत जब मैंने ली थी तो ये राजस्थान की देशांतरीय स्थिति मैंने कंप्लीट कराई थी। और क्लास नंबर थर्ड जब मैंने ली थी तो ये राजस्थान का क्षेत्रफल व आकृति से संबंधित थी मेरे भाइयों। और क्लास नंबर जो फोर्थ थी आपकी वो राजस्थान की स्थलीय सीमा थी, इसी में अपन ने दोनों सीमाएं पढ़ी थी, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य। और फिर पांचवी जो क्लास थी वो राजस्थान की संभागीय व्यवस्था जो कल हुई थी मेरे भाइयों। रेगुलर आपकी क्लास चल रही है जीरो टू हीरो बैच के अंतर्गत और आपको ये महसूस भी होने लगा होगा जीरो से सर हीरो कैसे बना रहे हैं धीरे धीरे मेरे भाइयों। और क्लास नंबर जो 6 आज आपकी होने वाली है भाई साहब, ये वेरी वेरी मोस्ट क्लास होने वाली है, क्योंकि जब क्वेश्चन यहां से आता है कि भाई साहब दिए गए भौगोलिक शब्दावलियों के अंतर्गत सही कथन का चुनाव कीजिए, सुमेलित कीजिए, तो 4 शब्द लिख देता है आगे आगे और 4 आपके सामने एक बड़ी बड़ी लाइनें लिख देता है मेरे भाइयों। तो वो सब कुछ समझाने वाला हूं मैं इस चैप्टर के अंतर्गत, क्लास नंबर 6 के अंतर्गत, राजस्थान की भौगोलिक शब्दावली के अंतर्गत। और कल जो क्लास रहेगी भाई साहब नंबर ऑफ पार्ट्स, अगर ज्योग्राफी के अंतर्गत कोई टॉपिक है तो वो भाई साहब भौतिक प्रदेश की शुरुआत होगी मेरे भाइयों। इन क्लासों को जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है, इससे पहले 5 क्लास हो चुकी है और आज छठी क्लास पे अपन चर्चा करेंगे। ओके चलिए, तो छठी क्लास पे आते हैं भाई साहब। सबसे पहले राजस्थान की भौगोलिक शब्दावली में आपको एक शब्द मिल रहा है मेरे भाइयों जिसे आप कहेंगे धौरे, और एक शब्द है आपके पास धरियल। होता क्या है मेरे भाइयों धौरे, तो इस पे सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं अपन। जी सर, धौरे को बताइए क्या होता है। तो भाई साहब आपके मरुस्थलीय क्षेत्र में जो इस प्रकार के लहरदार बालू का स्तूप जो पाए जाते हैं भाई साहब, ये आपके मरुस्थलीय क्षेत्र में मेरे प्यारे साथियों जो ये लहरदार आपके बालू का स्तूप पाए जाते हैं बेटा, इन्हें कहते हैं क्या, धौरे। लेकिन धरियल भी लहरदार होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। अगर मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत इस प्रकार से लहरदार तो है, लेकिन मेरे भाइयों आगे चल के इस प्रकार का समतल भाग मिले और फिर आगे चल के वापस से लहरदार बन जाए, फिर समतल भाग मिले, फिर लहरदार बन जाए। तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि ऐसे बालू का स्तूप मेरे भाइयों जो लहरदार तो हैं लेकिन ऐसा लग रहा है आगे की ओर लगातार गति करते हुए जा रहे हैं। तो जब दो शब्द एक साथ आए, लहरदार व गतिशील, तब तो आंसर करना है क्या, धरियल। ठीक है सर। और केवल पूछा जाए लहरदार, तब आंसर करना है धौरे बालू का स्तूप। तो यहां पे आप ये समझ पाए मेरे भाइयों, धौरे का मतलब तो रहेगा लहरदार शब्द से। बेटा किससे रहेगा, लहरदार शब्द से। ओके सर। और धरियल का मतलब रहेगा बेटा, ध्यान रखना, मरुस्थल में पाए जाने वह बालू का स्तूप जो लहरदार तो हैं प्लस कैसे और होने चाहिए बेटा, गतिशील भी होने चाहिए। तो लहरदार और गतिशील जो बालू का स्तूप होते हैं बेटा, उन्हें कहते हैं क्या, धरियल। तो दोनों शब्द समझ में आपको आ गए होंगे कि धौरे का मीनिंग क्या होता है सर। तो धौरे तो रहेंगे लहरदार बालू का स्तूप, ठीक है सर। और बेटा धरियल का मीनिंग क्या रहेगा, तो बेटा धरियल बालू का जो स्तूप रहेगा मेरे भाइयों वो रहेगा लहरदार व गतिशील बालू का स्तूप। तो बताइए बात एक ही बार में समझ में आ गई ना, कभी ये पूछा जाए तो धौरे का मतलब रहेगा बेटा, ये एक बात तो ये ध्यान रखेंगे कि मरुस्थल में पाए जाने वाले, बेटा ये कहां मिलेंगे आपको, मरुस्थल में पाए जाने वाले मेरे भाइयों लहरदार
मरुस्थल में पाए जाने वाले लहरदार बालू का स्तूप। तो बेटा मरुस्थल में पाए जाने वाले जो लहरदार बालू का स्तूप है उन्हें तो धोरे कहते हैं। और धरियन का मीनिंग रहेगा बेटा, ये भी मरुस्थल में मिलेंगे, तो इसका मीनिंग रहेगा मरुस्थल में पाए जाने वाले। जी सर, मरुस्थल में पाए जाने वाले, दो शब्द एक साथ आने चाहिए बेटा, एक लहरदार प्लस गतिशील। तो मरुस्थल में पाए जाने वाले बेटा लहरदार व गतिशील बालू का स्तूप मेरे भाइयों क्या कहलाएंगे आपके? तो बेटा वो धरियन कहलाएंगे। अब इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि भाई साहब ये दोनों जो चीजें हैं धोरे और धरियन, कल को पूछ ले कि मरुस्थल में सर्वाधिक कहां देखने को मिलते हैं, तो भाई साहब सबसे ज्यादा ये आपकी शब्दावली या ये स्थलाकृति देखने को मिलेगी कहां पे? जैसलमेर के अंतर्गत। तो बताइए लाडलो मेरे भाइयों, आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए भाई साहब, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छी बात है मेरे भाइयों, आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ। तो यहाँ पे ये जो आपका रहेगा ये धोरे या धरियन शब्दावली रहेगी। क्लियर है ना बेटा? अगर लहरदार रहेंगे तो धोरे, लहरदार प्लस गतिशील रहेंगे तो धरियन रहेगा। ओके सर, अगला जो बात आ रहा है भाई साहब रन या टाट, गजब का शब्दावली है भाई साहब। क्या? रन या टाट। किसे कहते हैं रन या टाट? भाई साहब इजी गोइंग समझना है। जी सर आप तो बताइए, अरे इस रन या टाट का अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि भाई साहब मरुस्थल में, जी सर, मरुस्थल में पाई जाने वाली। ओके सर, अब भाई साहब यहां पे आप समझेंगे मरुस्थल में पाई जाने वाली कैसी भूमि होनी चाहिए? भाई साहब दलदली होनी चाहिए, पहली कंडीशन। ओके सर, अब दलदली भूमि कभी उपजाऊ नहीं होती है तो अनुपजाऊ होनी चाहिए। ओके सर, और अनुपजाऊ के अलावा वो लवणीयता से युक्त होनी चाहिए। ये तीन कंडीशन होना जरूरी है, उसी को कहते हैं रन या टाट मेरे भाइयों। क्या बोला मैंने? मरुस्थल में पाई जाने वाली एक तो दलदली, और दलदली भूमि कभी उपजाऊ नहीं होगी तो अनुपजाऊ, और इसके अलावा लवणीयता से युक्त जो भूमि रहेगी उसे कहते हैं रन या टाट। तो मरुस्थल में पाई जाने वाली बेटा एक शब्द आपके पास रहना चाहिए दलदली, ठीक है सर, एक शब्द आपके पास रहना चाहिए अनुपजाऊ। ओके सर, और एक शब्द होना चाहिए बेटा लवणीयता से युक्त भूमि, लवणीयता से युक्त भूमि। तो मरुस्थल में पाई जाने वाली भाई साहब दलदली, अनुपजाऊ और लवणीयता से युक्त भूमि मेरे भाइयों क्या कहलाती है? रन या टाट। अब बात यहां पे आती है भाई साहब आपके जो प्रमुख रन टाट हैं, जो आपके मेरे भाइयों प्रमुख रन या टाट हैं भाई साहब वो कौन कौन से हैं? चलिए वो भी बात कर लेते हैं भाई साहब। एक आता है आपका थोब नाम का रन टाट, थोब नाम का रन टाट आता है भाई साहब बालोतरा के अंतर्गत पड़ता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है सर। एक रन टाट आता है जिसे कहते हैं हम बाप या फलोदी, बाप या फलोदी, और बाप या फलोदी नामक जो रन टाट है ये फलोदी में पड़ते हैं। ओके सर, एक मेरे भाइयों रन टाट आता है जिसे कहते हैं ताल छापर। ओके सर, एक आता है परिहारी, ताल छापर और परिहारी नामक जो रन टाट है बेटा ये चूरू के अंतर्गत है। एक रन टाट है जिसको आप कहते हैं रेडाना, क्या कहते हैं? रेडाना, बेटा ये बाड़मेर के अंतर्गत है। और एक रन टाट मेरे भाइयों जिसको आप कहेंगे पोकरण। जी सर, एक रहेगा बेटा भाकरी, कौन सा? भाकरी। एक रहेगा मेरे भाइयों बरमसर, कौन सा? बरमसर। एक रन टाट है आपका जिसे कहेंगे आप कनौड़, और एक रन टाट है बेटा जिसे कहेंगे लवा। ये सब की सब रन टाट आपको मिलेंगे जैसलमेर में। तो भाई साहब मरुस्थल में पाई जाने वाली दलदली, अनुपजाऊ और लवणीयता से युक्त जो भूमि होती है उसे कहते हैं रन या टाट। और ये कुछ रन टाटें जो आपको याद होने चाहिए भाई साहब, बिल्कुल याद होनी चाहिए। अब बताइए, इसीलिए तो पोखरण जो स्थान है वो उस पर परमाणु परीक्षण किए जाते हैं, क्योंकि ऐसी जमीन मानव के लिए उपयोगी नहीं होती है मेरे भाइयों। अब पूछा जाए कि ये रन टाट भी सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलते हैं मरुस्थल में, तो भाई साहब आप देख रहे होंगे सबसे ज्यादा कहां पे हैं? जैसलमेर में। बिल्कुल ठीक सर। तो ये एक शब्दावली भी आप ध्यान रखेंगे कि रन टाट का मीनिंग क्या होता है सर। ओके, बात समझ में आ गई ना बेटा? चलिए अगला जो शब्दावली है आपके पास वो है भाई साहब खड़ील। क्या है बेटा? खड़ील। तो इसको समझाता हूं मेरे भाइयों। जी सर, भाई साहब आपका एक जिला है जिसका नाम है भाई साहब पाली। ओके सर, और मेरे भाइयों पाली से मरुस्थल की तरफ पलायन किए। भाई साहब पाली से आपके मरुस्थल में गए, पाली से मरुस्थल में गए मतलब पश्चिमी मरुस्थल में गए। बिल्कुल सर। और भाई साहब कौन गए? तो भाई साहब उनका नाम है पालीवाल ब्राह्मण। भाई साहब आपके मरुस्थल में कौन गए?
तो पाली से आए पालीवाल ब्राह्मण, ठीक है सर। अब सुनना मेरी बात है ना, पाली से आए पश्चिमी मरुस्थल में या पाली से गए पश्चिमी मरुस्थल में जो पालीवाल ब्राह्मण हैं, और पालीवाल ब्राह्मणों ने मेरे भाइयों जिन झीलों का निर्माण किया उन्हें बोला गया क्या? खड़ीन झील। क्या बोला गया भाई साहब? खड़ीन झील। अब सीधी सीधी सी बात यह आती है कि इसका अगर डायरेक्ट अर्थ पूछा जाए तो आप कहेंगे पश्चिमी मरुस्थल में, पश्चिमी मरुस्थल में पालीवाल, ये शब्द ध्यान रखना, बस आप खड़ीन समझ जाएंगे भाई साहब। पश्चिमी मरुस्थल में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा मेरे भाइयों निर्मित झील, पश्चिमी मरुस्थल में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित झील मेरे भाइयों क्या कहलाती है? तो ध्यान रखना भाई साहब, खड़ीन झील कहलाती है। तो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा पश्चिमी मरुस्थल में जो निर्मित झील है उसे क्या कहते हैं? खड़ीन। और फिर पूछा जाए कि ये सबसे ज्यादा कहां मिलेंगी, तो बेटा ये भी सबसे ज्यादा जो आपकी झीलें देखने को मिलती हैं वो कहां पे रहेंगी मेरे भाइयों? जैसलमेर के अंतर्गत रहेंगी। तो खड़ीन का सिंपल अर्थ है, इसे टफ मत बनाइएगा भाई साहब। कैसे सर? ये जो पालीवाल आपके ब्राह्मण हैं ये 15वीं शताब्दी में कहां से आए? पाली से आए पश्चिमी मरुस्थल की तरफ, और यहां जल संरक्षण के लिए मान लीजिए या अपने उपयोग के लिए जो इन्होंने जल संरक्षण करना चाहा बरसात का, उस जल संरक्षण का जो आपका इनका ये स्रोत था या फिर ये जगह थी जिसको खड़ीन इन्होंने झील बोला। तो ध्यान रखेंगे पश्चिमी मरुस्थल में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित झील खड़ीन झील कहलाती है, जो सबसे ज्यादा मिलेगी कहां पे मेरे भाइयों? आपके जैसलमेर के अंतर्गत। क्लियर है भाई साहब? जल्दी से शेयर कर दीजिए सेशन को भाई साहब, जिससे और भी बच्चे इसका लाभ उठा सके। भौगोलिक शब्दावली से एक क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा भाई साहब, ध्यान रखना ये वाली बात। चलिए अगला जो है मेरे भाइयों, वो आपने एक शब्द पढ़ा होगा पलाया। बिल्कुल सर। तो ये क्या होता है मेरे भाइयों? रेगिस्तान में खारे पानी की बड़ी अस्थायी झीलों को क्या कहते हैं? पलाया। ध्यान से सुनना, मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको भाई साहब, एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा। जी सर आप तो बताइए बस। तो भाई साहब बात कुछ ऐसी है, सर इंडिया का मैप क्यों बना रहे हैं? अभी बात समझ में आएगी भाई साहब। जी सर। तो भाई साहब सबसे पहली बात तो ये जो ये राजस्थान है आपका, ओके सर, ये कौन है? राजस्थान। ठीक है सर। इस राजस्थान के अंतर्गत मेरे भाइयों सबसे पहली बात, यहां जो मरुस्थल में खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं तो वो, और एक समुद्र तटीय किनारे जो डेल्टाई भाग में खारे पानी की झीलें पाई जाती है, यहां पे भी ये। बिल्कुल ठीक। दोनों में अंतर है भाई साहब। कैसे अंतर है सर बताइए? भाई साहब यहां आपके मरुस्थल में अगर खारे पानी की झीलें पाई जाएंगी जैसा कि वहां लिखा हुआ है, तो भाई साहब ध्यान रखना, अगर मैं ये कहूं कि मरुस्थल में पाई जाने वाली, जी सर, मरुस्थल में पाई जाने वाली, और स्थायी नहीं भाई साहब, ये रहेंगी अस्थायी, क्योंकि ये बरसात के समय बनती हैं। तो मरुस्थल में पाई जाने वाली अस्थायी, और भाई साहब कैसे पानी की? खारे पानी की जो झील होती है मेरे भाइयों, उसे तो कहते हैं क्या? पलाया। तो ये तो जो मैंने लिखा है ये तो किसका उदाहरण है भाई साहब? ये तो है पलाया का। और ये पलाया भाई साहब आपकी सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलती है? तो ध्यान रखना मेरे लाडलो, ये मिलती है जैसलमेर में। चलिए ठीक है सर। अब इसी प्रकार की खारे पानी की झील एक और होती है जो समुद्र तटीय किनारे पाई जाती है, और समुद्र तटीय किनारा मेरे से लगता नहीं है। तो अगर यही शब्दावली थोड़ी घुमा के पूछ ली जाए कि खारे पानी की झीलों को क्या कहा जाता है, जो कि भाई इतना पूछा खारे पानी की झीलों को क्या कहा जाता है, तो आंसर कहीं जाता है। लेकिन फिर उसने कहा खारे पानी की झीलों को क्या कहा जाता है, जो कि समुद्र तटीय किनारे पाई जाती हैं। अब भाई साहब वो तो समुद्र तटीय किनारे तो होती नहीं है पलाया। तो फिर ध्यान रखेंगे ये जो समुद्र तटीय किनारे पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें, इनको बेटा लैंगून झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है लाडलो? लैंगून झील। तो एक बात मेरे कहने से यह भी ध्यान रख लेंगे कि समुद्र तटीय किनारे, जी सर, समुद्र तटीय किनारे आपकी पाई जाने वाली, समुद्र तटीय किनारे पाई जाने वाली मेरे भाइयों खारे पानी की झील, ओके सर, समुद्र तटीय किनारे पाई जाने वाली खारे पानी की जो झील होती है मेरे भाइयों, उसे क्या कहते हैं? लैंगून। और जो मरुस्थल में पाई जाने वाली खारे पानी की झील होती है उसे कहते हैं बेटा पलाया। अब यहां पे एक शब्द है आपके पास वालसन। सर वालसन क्या है? सिंपल याद करना है भाई साहब, मरुस्थल होना चाहिए, ठीक है सर, मान लिया। मरुस्थल में पहाड़ी एरिया होना चाहिए,
ठीक है, चारों ओर वो एरिया पहाड़ी से घिरा हुआ हो। मरुस्थल में ऐसा कोई जगह जो चारों ओर पहाड़ियों से घिरा है, और जब भाई साहब बरसात होगी तो उन पहाड़ियों से जल आकर उन पहाड़ियों के बीच में इकट्ठा होना चाहिए। ऐसे भाग को कहते हैं क्या? बाउल्सन। तीन ही तो शब्द है भाई साहब। मरुस्थल होना चाहिए, ठीक है सर, मान लिया। मरुस्थल में वह जलीय भाग जो चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ऐसे जलीय बेसिन को कहा जाता है क्या? बाउल्सन। तो पहाड़ियों से घिरे हुए बेसिन को क्या कहते हैं? बाउल्सन। मैं समझाता हूं भाई साहब, आइए। ये तो आपका हो गया क्या? मरुस्थल। ठीक है सर, मरुस्थल में कोई ये स्थान हो गया? जी सर। और स्थान होने के बाद अगली बात सुनना मेरी, ये भाई साहब इसके लगभग चारों ओर क्या कैसा एरिया होना चाहिए? पहाड़ी क्षेत्र होना चाहिए। चलो ये भी ठीक है सर, चारों ओर कैसा क्षेत्र होना चाहिए? पहाड़ी क्षेत्र होना चाहिए। तो मरुस्थल में ऐसा एरिया जो चारों ओर किससे घिरा हो? पहाड़ी से। अब इन पहाड़ियों से आने वाला जो भी जलीय भाग है, बताइए मेरे भाइयों, वो इस जगह पे इकट्ठा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि पहाड़ियों के बीच में ये निम्न स्थान हो गया। बिल्कुल हो गया सर, ये तो नीचा स्थान हो गया। तो ऐसे भाई साहब मरुस्थल में चारों ओर पहाड़ियां होनी चाहिए, और वहां से आने वाला जल यहां इन पहाड़ियों के बीच में इकट्ठा होना चाहिए। तो ऐसा जो जलीय भाग होता है, ऐसा बेटा जो जलीय भाग होता है, उसे बेटा मेरे भाइयों से बाउल्सन कहा जाता है। उसे बेटा क्या कहते हैं? बाउल्सन कहते हैं। और बाउल्सन का कभी भी पूछे सबसे अच्छा उदाहरण, भाई साहब बाउल्सन का आपसे कभी भी पूछे कि सबसे अच्छा उदाहरण, तो भाई साहब आप बगैर सोचे समझे आंसर कर देना मेरे भाइयों, सामर झील। क्या कर देना? सामर झील। सर सामर झील कैसे कर दे? भाई साहब सामर झील को आप देखते हैं, मध्य में जलीय भाग है, चारों ओर पहाड़ी क्षेत्र है। जैसे आपका जयपुर है, वहां से आती है मेंथा या मेड़ा, अजमेर से आती है रूपनगढ़, डीडवाना कुचामन से आती है तुरतमती, नागौर से आती है खारी, सीकर से आती है खंडेला। चारों ओर पहाड़ी क्षेत्रों से आके एक ही केंद्र बिंदु पे तो मिलती है, और वही कंडीशन यहां फॉलो हो रही है। तो इस प्रकार की शब्दावली को क्या कहते हैं बेटा? बाउल्सन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाइयों? बाउल्सन। जल्दी से मुझे एक बार ये कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, किंग नहीं बोलते, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको समझ में आनी चाहिए चीजें थोड़ी थोड़ी सी बस। गुड मॉर्निंग सभी को, मेरे भाई सभी मेरे प्यारे स्टूडेंटों को गुड मॉर्निंग। ओके चलिए बेटा अगली बात बताऊं, प्लाया और बाउल्सन समझ में आ गया आपको? ये लीजिए भाई साहब, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, मैं साइड में हो जाया करूंगा, ठीक है? ये कई बच्चों के कमेंट थे जब मैंने देखे थे बाद में जी। चलिए बेटा ओके, चलिए भाई साहब अगला जो है भाई साहब वो है लाठी सीरीज। भाई साहब 1 मिनट में बात को खत्म करेंगे। जी सर कैसे कर देंगे 1 मिनट में? ये तो काफी बड़ा पॉइंट है। आइए ना भाई साहब, सबसे पहले तो अर्थ समझते हैं लाठी सीरीज का। तो भाई साहब ध्यान रखना, इसका मीनिंग होता है जैसलमेर में पाई जाने वाली, जैसलमेर में पाई जाने वाली, और मेरे भाइयों क्या? भूगर्भिक, जैसलमेर में पाई जाने वाली भूगर्भिक जल की एक पट्टी, जल की एक पट्टी क्या कहलाती है भाई साहब? लाठी सीरीज कहलाती है। कैसे कहलाती है यहां समझाऊंगा भाई साहब। ये आपके पास 2 स्थान हैं जी सर, जिनमें एक है पोखरण जो जैसलमेर में है, और एक है लाला मोहनगढ़। कौन सा बेटा? मोहनगढ़। ओके सर, पोखरण कहां पे है? जैसलमेर के अंतर्गत। और मोहनगढ़ कहां पे है? जैसलमेर के अंतर्गत। इन दोनों स्थानों के मध्य जो आपका ये आपका पाया जाता है, जो ऊपर लिख रहा है जल पट्टी, या इसी को कहते हैं लाठी सीरीज। क्यों कहते हैं सब पता चलेगा। तो जैसलमेर के मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य पाई जाती है आपकी जल पट्टी या लाठी सीरीज। ओके लाड लो भाई साहब। इसके जब आप आंतरिक भाग में जाएंगे, इस जल पट्टी के जब आप कहां पे जाएंगे भाई साहब? आंतरिक भाग में जाएंगे जी सर। तो आंतरिक भाग में भाई साहब इसमें पानी पाया जाता है। इस आंतरिक भाग में भाई साहब क्या पाया जाता है? इस आंतरिक भाग में भाई साहब पानी पाया जाता है। और ये जो पानी है ऐसा बताते हैं भाई साहब कि ये सरस्वती नदी का अवशेष है। ये किसका अवशेष है भाई साहब? सरस्वती नदी का अवशेष है। गौर से सुनना भाई साहब, जो लाठी सीरीज पढ़ रहे हो उसकी स्थिति जैसलमेर के पोखरण से मोहनगढ़ तक है। इसके आंतरिक भाग में जो जल पाया जाता है, पानी पाया जाता है, वो सरस्वती नदी का अवशेष है, मीठा पानी है। अब आंतरिक भाग में पानी भरा रहेगा तो ऊपर के भाग पे तो नमी आएगी आएगी। बिल्कुल आएगी सर, आप सही कह रहे हो एकदम। अब भाई साहब एक बात बताइए, जब नमी आएगी तो फिर भाई साहब वेजिटेशन तो उगेगा ना? बिल्कुल उगेगा सर। तो इस जल पट्टी के ऊपर ध्यान रखना मेरे लाडलो,
एक घास पाई जाती है जिसका नाम है क्या, सेवड़ घास। कौन सी घास, सेवड़ घास, जो इस जलपट्टी के ऊपर ही पाई जाती है। तो यह घास भी भाई साहब सबसे ज्यादा कहां पे होगी, जैसलमेर में होगी। दूसरी बात ध्यान रखना, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है सर, तो वो भी याद रख लेना लाडलो, आपके लिए काम आएगा। लसीथुरुस, लसीथुरुस सिडिकुस, क्या है इसका वैज्ञानिक नाम, लसीथुरुस सिडिकुस। और ध्यान रखना भाई साहब, ये आपके पश्चिमी राजस्थान की मेरे भाई, ये आपके पश्चिमी राजस्थान की मेरे भाई सबसे लंबी घास है। पश्चिमी राजस्थान में कई घासें पाई जाती हैं लाडलो, धामड़ करण अंजन, धामड़ करण अंजन मेरे भाइयों, मोचिया घास, बुर घास और ये सेवड़। लेकिन उन सब में पश्चिमी राजस्थान में सबसे लंबी घास है कौन, सेवड़ घास भाई साहब। अगली बात एक और ध्यान रखेंगे, इसी घास में आके एक पक्षी बैठता है भाई साहब जिसे कहते हैं गौड़ावड़। इसीलिए गौड़ावड़ पक्षी की भाई साहब ये घास या लाठी सीरीज या जलपट्टी क्या मानी जाती है, शरण स्थली मानी जाती है। इस घास के भाई साहब ऊपरी कोमल भाग को काट लेते, पशुओं को चराने के लिए ऊपरी कोमल भाग को, मुलायम भाग को काट लेते। तो भाई साहब इसके ऊपरी कोमल भाग को काटने के बाद इसे ध्यान रखना लीलोड़ कहते हैं। तो सेवड़ घास के ऊपरी कोमल भाग को काटने के बाद क्या कहा जाता है, लीलोड़। तो सेवड़ घास के बेटा ऊपरी कोमल भाग को, ऊपरी कोमल भाग को मेरे भाइयों ध्यान रखना, ऊपरी कोमल भाग को बेटा काटने के बाद, ऊपरी कोमल भाग को काटने के बाद कहा जाता है, तो भाई साहब ऊपरी कोमल भाग को काटने के बाद कहा जाता है क्या, लीलोड़। अब एक बात बताइए, जब ऊपर का कोमल भाग आपने काट लिया तो नीचे का डंठल वाला भाग ही तो रह गया, अरे डंठल वाला भाग ही तो रह गया। अब इसे दूर से देखेंगे तो बताइए ये तो लाठी की तरह लगेगा ही। हाँ गुरुजी, इसलिए बेटा, इसलिए इस जलपट्टी को मेरे भाइयों दूर से देखने पे लाठी की तरह लगता है ये वाला भाग, इसीलिए इसे लाठी सीरीज भी कहते हैं। बात को समझ में आई आपके, जी सर। और एक बात और ध्यान रखेंगे, मेरे कहने से ध्यान रख लेंगे भाई साहब जी। आप तो सर बताइए, इसके ऊपर एक नलकूप लगा हुआ है बेटा, यहां इसके ऊपर एक नलकूप है और इस नलकूप का नाम है बेटा चानन नलकूप। कौन सा नलकूप है सर, इसके ऊपर एक नलकूप है जिसे आप कहेंगे भाई साहब चानन नलकूप। और यह नलकूप कहलाता है भाई साहब आसपास के गांव को पानी की पूर्ति कराता है, इसलिए इसे थार का घड़ा कहा जाता है। तो भाई साहब ये जलपट्टी है आपकी, ये लाठी सीरीज है जी। जैसलमेर में पाई जाने वाली भूगर्भिक जल की एक पट्टी जो आपके जैसलमेर के पोखरण से मोहनगढ़ तक है, आंतरिक भाग में जो जल पाया जाता है सरस्वती नदी का अवशेष है। ऊपर की तरफ जो घास मिलती है सेवड़ घास है, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी घास है। इसका वैज्ञानिक नाम लसीथुरुस सिडिकुस है। इसमें आके जो पक्षी बैठता है उसे गौड़ावड़ कहते हैं, उसकी शरण स्थली है। इसके ऊपरी कोमल भाग को काट लेते तो उसे लीलोड़ कहते हैं। दूर से देखने पे लाठी सीरीज की तरह, लाठी की तरह प्रतीत होती है, इसलिए लाठी सीरीज कहते हैं। इसके ऊपर एक नलकूप है लालो, चांदन नलकूप, जिसे थार का घड़ा कहा जाता है मेरे लाडलो। बोलो बात समझ में आई? आई। अब सुनना मेरी बात, बहुत अच्छी सुना रहा हूं एक बात भाई साहब। आपके मरुस्थल में जलपट्टी का एक दूसरा अवशेष मिल चुका है। आपके मरुस्थल में जलपट्टी का एक दूसरा अवशेष और मिल चुका है। सर कहां से कहां तक मिला है भाई साहब, बता रहे हैं, याद कर लेना भाई साहब। जी सर भाई साहब, बायतू कहां से मिला है भाई साहब, बायतू। और बायतू पड़ता है भाई साहब बालोतरा, कहां से, बालोतरा। और भाई साहब सांचौर, बायतू बालोतरा से सांचौर, और सांचौर पड़ता है जालोर। भाई साहब यहां से यहां तक ये जलपट्टी का एक दूसरा अवशेष मरुस्थल में और मिल चुका है। ध्यान रखना, ये करंट का भी हो सकता है। जलपट्टी का दूसरा अवशेष बायतू बालोतरा से सांचौर मेरे भाइयों जालोर के अंतर्गत देखने को मिलता है। बोलो बात समझ में आई सर? ओके मेरे भाइयों, ओके, क्लियर है। इसे लाठी सीरीज कहते हैं बेटा, इससे लाठी सीरीज कहते हैं। ओके सर। हाँ एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लीजिए। मैं तो हट गया भाई साहब, आप कहते हो सर हटते नहीं हो, मैंने ऐसे कुछ कमेंट देखे थे, ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगली जो बात आ रही है वो ये कि नखलिस्तान क्या होता है सर। भाई साहब सुनो, नखलिस्तान क्या होता है भाई साहब। आपके मरुस्थलीय क्षेत्र में ये कोई जलीय भाग है, ठीक है सर, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाला कोई भी जलीय भाग, लेकिन भाई साहब उसके चारों ओर वेजिटेशन होना जरूरी है, मतलब हरियाली युक्त भाग होना जरूरी है। अच्छा, और बताइए मरुस्थलीय क्षेत्र में भाई साहब हरियाली युक्त भाग होना बहुत बड़ी बात है। तो भाई साहब ये हरियाली युक्त क्षेत्र होना चाहिए जलीय भाग के पास में, हरियाली युक्त क्षेत्र होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं भाई साहब, नखलिस्तान। मतलब नखलिस्तान का मीनिंग ये होता है लाडलो कि आपके मरुस्थल में, जी सर, मरुस्थल में
पाए जाने वाला, मरुस्थल में मेरे भाइयों पाए जाने वाला बेटा हरा भरा क्षेत्र, मरुस्थल में पाए जाने वाला हरा भरा जो क्षेत्र होता है किसी भी जलीय भाग के पास में मिलेगा मेरे भाइयों, और जलीय भाग के पास में जो हरा भरा क्षेत्र मिलता है उसे नखलिस्तान कहते हैं। अब इसके अगर किसी को बेस्ट उदाहरण चाहिए तो भाई साहब आपका इसका बेस्ट उदाहरण है गजनेर झील। जी सर, और ये मिलती है आपको बीकानेर में। सर इसका बेस्ट उदाहरण है आपका कोलायत झील। कौन सी बेटा? कोलायत झील। ओके सर, और कोलायत झील भी मिलती है आपके बीकानेर में। और बेटा इसका बेस्ट उदाहरण है आपकी गड़ीसर झील, और ये झील मिलती है आपको जैसलमेर में। तो सिंपल याद रखना है भाई साहब, मरुस्थल में मेरे भाइयों जलीय भाग के आसपास का जो हरियाली युक्त क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे नखलिस्तान कहते हैं मेरे भाइयों। चलिए बताइए, बात समझ में आ गई। अब चलते हैं सर गिरवा के अंतर्गत। ये जो शब्दावली है भाई साहब ये आपको देखने को मिलेगी कहां पे? उदयपुर में। सर क्या है गिरवा? भाई साहब सिंपल समझाता हूं, आपके उदयपुर के अंतर्गत ये दोहरी तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां पाई जाती हैं। जी सर, आपके उदयपुर में ये भाई साहब जो दोहरी, ये मेरे भाइयों उदयपुर के अंतर्गत जो आपकी दोहरी तस्तरी नुमा पहाड़ी, ये उदयपुर में दोहरी तस्तरी नुमा जो पहाड़ी हैं जिनके बीच में भाई साहब आपका ये उदयपुर शहर बसा हुआ है। सर उदयपुर शहर बसा हुआ है, इनको कहते हैं क्या? गिरवा। तो भाई साहब गिरवा का मीनिंग रहेगा उदयपुर में मेरे भाइयों दोहरी तस्तरी नुमा पहाड़ी, दोहरी तस्तरी नुमा जो पहाड़ी होती है सर उसे कहते हैं क्या? गिरवा। तो उदयपुर पूरा इन दोहरी तस्तरी नुमा पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है, तो ये दोहरी जो तस्तरी नुमा पहाड़ी है इनको क्या कहा जाता है सर? गिरवा। अब चलते हैं किस पे भाई साहब? भाकर। भाकर जो शब्दावली आपको मिलेगी भाई साहब ये सिरोही में मिलेगी। सर भाकर होता क्या है भाई साहब? देखो, एक तो पहाड़ी ऐसा हो जिसपे आसानी से आप चढ़ सको, आसानी से उतर सको, और एक पहाड़ी ऐसा हो जिसपे आपको चढ़े तो भी सोचना पड़े, उतरे तो भी सोचना पड़े। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो भाई साहब ध्यान रखना, जो इस प्रकार की पहाड़ी होती हैं, इस प्रकार की, अब ये कैसी पहाड़ियां आपको दिख रहा होगा? ये तीव्र ढलान युक्त पहाड़ियां हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। ये कैसी ढलान वाली? बेटा तीव्र ढलान युक्त पहाड़ियों को। तो तीव्र ढलान युक्त पहाड़ियों को मेरे भाइयों ध्यान रखना कौन से जिले को टारगेट करेंगे? सिरोही में। ओके सर, तीव्र ढलान युक्त पहाड़ियों को सिरोही में बेटा क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। ओके सर, तो बताइए तीनों पॉइंट समझ में आ गए बेटा आपको? बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल सही कहा बेटा तूने, बिल्कुल सही कहा राजेश, एकदम सही बात है बेटा। ओके मेरे भाइयों, ओके। तो भाई साहब नखलिस्तान, मरुस्थल में जलीय भाग के आसपास का जो हरा भरा क्षेत्र होता है उसे नखलिस्तान कहते हैं। गिरवा, उदयपुर में दोहरी जो तस्तरी नुमा पहाड़ी है उन्हें गिरवा कहते हैं, जिनके बीच में उदयपुर शहर है। और तीव्र ढलान युक्त पहाड़ियों को मेरे भाइयों क्या कहा जाता है बेटा? तो भाकर कहा जाता है, लेकिन कहां पर्टिकुलर? सिरोही के अंतर्गत कहा जाता है। बाकी तो भाकर के आगे ऐसे आए रोजा भाकर, ईसरना भाकर, तो जालोर चला जाएगा बात, और सिंगल भाकर पूछे तो सिरोही में आएंगे आप। चलिए मेरे भाइयों, वेरी गुड। अगला जो आपका पॉइंट आ रहा है भाई साहब इन्हें समझ लीजिएगा अच्छे से। देश हरो क्या है, मेवल क्या है और भौराट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्दावली हैं। जी सर आप तो बताइए भाई साहब। देश हरो जो है बेटा ये आपको देखने को मिलेगा कहां? उदयपुर में। सर है क्या? तो भाई साहब एक पहाड़ी उदयपुर के अंतर्गत जिसे आप कहेंगे जरगा, और भाई साहब एक पहाड़ी उदयपुर के अंतर्गत जिसे कहेंगे आप रागा। ओके सर, ये तो आपकी पहाड़ी है जिसे आप कहेंगे जरगा पहाड़ी, ठीक है सर। और भाई साहब इसे कहेंगे आप रागा पहाड़ी। ओके सर, तो जरगा और रागा पहाड़ी दोनों की स्थिति रहेगी उदयपुर में। ओके सर, अब बताओ मेरे भाइयों, इनके मध्य में यहां जलीय भाग पाया जाता है। इनके मध्य में जलीय भाग, ये रहा जलीय भाग। ओके सर, ये कैसा भाग है? जलीय भाग। अब सुनना मेरी बात, ये जलीय भाग दोनों पहाड़ी क्षेत्रों के मध्य में है। तो जब सूर्योदय होता है तो वो पूरब से होता है, और दोपहर के जब 12 बजे तक पहुंचता है तो पहाड़ी के उच्च भाग पे पहुंचता है। और भाई साहब यहां तो बहुत कम आपका तापमान पहुंच पाता है, सूर्य की किरणें पहुंच पाती हैं। अब इतना ज्यादा जब तापमान नहीं पहुंचेगा तो जल का बाष्पीकरण ही नहीं होगा। इसीलिए दोनों पहाड़ी क्षेत्र के बीच में ये जो जलीय भाग है ये पूरे साल भर भरा रहता है भाई साहब, और साल भर भरा रहता है। इसीलिए आसपास के एरिया में
नमी पाकर भाई साहब यहां कुछ वेजिटेशन पाया जाता है जो पूरे साल भर भाई साहब हरा भरा रहता है। क्या रहता है? हरा भरा रहता है। और इस हरे भरे क्षेत्र को ही देश हरो कहते हैं। तो जरगा और रागा पहाड़ी के मध्य पाए जाने वाला हरा भरा क्षेत्र क्या कहलाता है? देश हरो। तो यहां पे ध्यान रखेंगे भाई साहब, ये शब्द अच्छा पॉइंट है ये, जरगा व रागा पहाड़ियों के मध्य, जरगा व रागा पहाड़ियों के मध्य मेरे भाइयों पाए जाने वाला बेटा ध्यान रखना, हरा भरा क्षेत्र, हरा भरा क्षेत्र मेरे भाइयों क्या कहलाता है? देश हरो कहलाता है। अब चलते हैं मेरे भाइयों, मेवल क्या है सर? मेवल क्या है मेरे भाइयों? इसे जरूर ध्यान रखना सर। अभी बताता हूं आपको भाई साहब मेवल क्या है। जब आप राजस्थान का मैप बनाते हैं, जी सर, इस प्रकार से जब आप राजस्थान का मैप बनाते हैं, ओके सर, तो सुनना भाई साहब अच्छे से, ओके गुरुजी। तो यहां पे भाई साहब एक जिला है अंतर्वर्ती जिसे आप राजसमंद कहते हैं, ठीक है सर। फिर एक जिला आता है जिसे आप उदयपुर कहते हैं, फिर एक जिला है जिसे आप डूंगरपुर कहते हैं, और फिर आपके पास एक जिला है जिसे आप बांसवाड़ा कहते हैं, ठीक है। अब उसमें से मेरे भाइयों मेवल का मीनिंग क्या है? तो ध्यान देना, यहां राजसमंद और उदयपुर के बीच के भाग को तो आप कहते हैं भौराट, ठीक है सर, और उदयपुर और डूंगरपुर के बीच के भाग को कहते हैं भौमट। तो भाई साहब डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच के भाग को कहा जाता है मेवल। क्या कहा जाता है? मेवल, ठीक है। उदयपुर और डूंगरपुर, राजसमंद और उदयपुर के बीच के भाग को कहते हैं, ध्यान रखना, भौराट। क्या कहते हैं? भौराट। और इस आपके उदयपुर और डूंगरपुर के बीच के भाग को बोलते हैं भौमट। तो इसी प्रकार डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य के भाग को क्या कहते हैं? मेवल। ध्यान रखना भाई साहब, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताया मैंने कि डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का भाग, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के भाई साहब मध्य का भाग मेरे भाइयों क्या कहलाता है बेटा? मेवल कहलाता है। इसे जरूर याद रखना, ये बहुत गजब का पॉइंट है सर। बिल्कुल भाई साहब, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का भाग बेटा क्या कहलाता है? मेवल कहलाता है मेरे भाइयों। अब चलते हैं भौराट क्या है सर? तो देखो भौराट ये दे रखा। अब बताइए यहां किसको टारगेट करोगे आप? सर हम तो एक तो राजसमंद को टारगेट करेंगे, एक उदयपुर को। बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप। तो भाई साहब भौराट क्या है? तो ध्यान रखना भाई साहब, राजसमंद और कौन ले लोगे आप? उदयपुर, ओके सर। राजसमंद में स्थान है जिसे आप कहोगे कुंभलगढ़, ठीक है सर। उदयपुर में स्थान है जिसे आप कहोगे गोगुंदा। तो भाई साहब ये कुंभलगढ़ से जो गोगुंदा के मध्य का भाग है, जी सर, ये जो आपके कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य का भाग है, इसी को तो कहते हैं भाई साहब भौराट का पठार। अरे क्या कहते हैं भाई साहब इसे? भौराट का पठार। तो भौराट क्या है? ध्यान रखना भाई साहब, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य का भाग, कुंभलगढ़ से और भाई साहब आपके गोगुंदा के मध्य का भाग, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य का भाग। और एक बात मेरे कहने से और याद कर लेना, जी सर, इस भौराट की भाई साहब कल को पूछे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भौराट के पठार की चोटी है जरगा, जो पड़ती है उदयपुर में 1431 मीटर, ठीक है। एक बात और ध्यान रख लेना भाई साहब, जी सर, ये पठार मेरे भाइयों जल विभाजक का कार्य करता है, जल विभाजक का कार्य करता है। सर हर बच्चे को यह पता है कि जल विभाजक रेखा अरावली को कहते हैं, ये उस अरावली में ही आता है। लेकिन अरावली के अंतर्गत कल को यह पूछ लिया कि कौन सा पठार है जो जल विभाजक का कार्य करता है, तो ध्यान रखना भाई साहब वो है भौराट। क्या है? भौराट। बोलो लाडलो, समझ में आई कि नहीं आई बात? क्लियर है बेटा। जरगा 1360 नहीं है मेरे भाई, 1431 मीटर है मेरे भाइयों। कितनी है? 1431 मीटर है। अरे वो तो भौराट के पठार की हाइट है 1225। मैंने कहा इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है जरगा। भाई साहब ये तो भौराट के पठार की ऊंचाई आती है, भौराट की जो ऊंचाई आती है ना बेटा, ये तो 1225 मीटर है। और 1225 मीटर होने के कारण ही ये पठार मेरे भाइयों राजस्थान का, ये पठार राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है बेटा। ये पठार राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। पहला जो है वो उड़िया का है 1360 मीटर, ठीक। तो ये तीन शब्दावली गजब की हैं, देशहरो, मेवल और भौराट। याद रखना भाई साहब, इनमें काफी आपकी जानकारी मैंने आपको दी है इस जगह पे। चलिए बेटा बहुत बढ़िया। चल
बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। जल्दी से देखो यार भाई साहब, लाइव क्लास को शेयर कर दिया करो यार भाई साहब। मुझे बच्चे अत्यधिक संख्या में चाहिए इस क्लास के अंतर्गत, क्योंकि मैंने बच्चों से वादा किया है जीरो से हीरो बनाने का। अब जीरो से हीरो बैच है तो फिर यार हीरो तो ये लग ही नहीं रहा है बैच, बताइए आप तुम लोग। यार सेशन को दबा के शेयर किया करो भाई साहब, आने से पहले एनर्जी ऑटोमेटिक आती है जब ज्यादा संख्या में बच्चे जुड़ते हैं, ठीक है। चलिए भाई साहब, अगली बात, ऊपर माल आ गया जी। क्या आ गया भाई साहब? ऊपर माल। अभी खत्म कर देते हैं भाई साहब, टेंशन लेने का है ही नहीं बिल्कुल भी। ऊपर माल कैसे खत्म करोगे भाई साहब? हम तो ट्रिक से खत्म कर देंगे। सर ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है ना बेटा कि भैंस के ऊपर सर बिजली गिरी। अरे गुरुजी क्या गजब कर रहे हो, भैंस के ऊपर बिजली गिरी, मतलब सर कहना क्या चाहते हो भाई साहब? हम कहना ये चाहते हैं भैंस से स्थान का नाम आ जाएगा भाई साहब भैंसरोडगढ़। जी सर बिल्कुल। और बिजली से स्थान का नाम आ जाएगा भाई साहब बिजौलिया। अरे गुरुजी गजब, बिजौलिया। अब भैंसरोडगढ़ पड़ता है जी चित्तौड़गढ़ में, ठीक है सर। बिजौलिया पड़ता है जी भीलवाड़ा में, गजब की बात सर। और भाई साहब यहां जो ऊपर दे रखा है इससे आ जाएगा इन दोनों स्थानों के बीच में ऊपर माल का पठार। क्या आ जाएगा? ऊपर माल का पठार। बताइए ऊपर माल का पठार याद करने में दिक्कत कहां है भाई साहब? नहीं है क्या भैंस के ऊपर बिजली गिरी ऐसे कह देंगे तो भैंसरोडगढ़ से बिजौलिया के मध्य पाए जाने वाले पठार को ऊपर माल का पठार बोलते हैं। अब चलते हैं सर किस पे? लसाड़िया का पठार। 1 मिनट में क्लोज करेंगे। आइए भाई साहब, लसाड़िया का जो पठार था वो भाई साहब उदयपुर में था एज ए प्राचीन राजस्थान के अकॉर्डिंग, ठीक है सर। अभी लसाड़िया का पठार नवीन राजस्थान के अकॉर्डिंग, मतलब 41 जिलों के अकॉर्डिंग, जो उदयपुर से भाग अलग हुआ है सलुम्बर, और छोटा सा हिस्सा इसका प्रतापगढ़ की तरफ भी रहेगा। तो भाई साहब जो लसाड़िया का पठार है ये ध्यान रखना, आप कहा है सलुम्बर। अब लसाड़िया का पठार है क्या भाई साहब? आपने एक झील पढ़ी होगी जी, बिल्कुल पढ़ी है सर, और उस झील का नाम है जी जयसमंद। कौन सी झील है बेटा? जयसमंद झील है सर। ओके, ये जयसमंद झील हो गई। अब भाई साहब आप जयसमंद झील के इधर की तरफ जाएंगे, मतलब पूरब की तरफ जाएंगे, तो भाई साहब ये पड़ता है आपका क्या? लसाड़िया का पठार। अब बताइए पहले तो ये जयसमंद झील के कौन सी साइड में हुआ सर? पूरब में। और बताइए अपरदित पठारी भाग जो है उसे कहते हैं लसाड़िया का पठार। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, ध्यान रखना भाई साहब। कैसे सर? ऐसे भी कह सकता है कि जयसमंद झील के भाई साहब पूरब में पाए जाने वाला, जयसमंद झील के पूरब में पाए जाने वाला मेरे भाइयों कटा फटा पठारी भाग। तो जयसमंद झील के पूरब में पाए जाने वाला जो कटा फटा पठारी भाग होता है उसे लाडलो क्या कहते हैं? लसाड़िया का पठार। ऊपर माल का आपको याद हो ही गया कि भैंस के ऊपर बिजली गिरी, तो भैंसरोडगढ़ और बिजौलिया, और ऊपर से ऊपर माल। अब चलते हैं भाई साहब मगरा या मागरा क्या है? तो भाई साहब इसे उदयपुर वालों आप समझो, मेवाड़ वालों आप समझो बेटा, ये आपका आयताकार स्थिति में या ऑस्ट्रेलिया के समान स्थिति में दिखने वाला ये कौन है? उदयपुर। ओके समय, ओके सर, ओके भाई साहब। और उदयपुर के मेरे भाइयों, उदयपुर के इस जगह पे जाओगे आप, इस जगह पे, तो ये साइड हो जाती है आपकी, ये तो उत्तर हो गई, ये दक्षिण हो गई, ये सर पश्चिम हो गई, और ये पूरब हो गई। तो भाई साहब ध्यान रखना मेरी बात। अब सेंटर पॉइंट से अगर इन 4 साइडों को ऐसे बना देते हैं, तो मैंने यहां पे कुछ पहाड़ियां आपको बनाई हैं जी सर, ये रही भाई साहब। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, उदयपुर के उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाने वाली जो पहाड़ियां हैं जिनको आप देख रहे हो मेरे भाइयों, ये जो पहाड़ियां हैं उदयपुर के जो उत्तर पश्चिम में पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं सर मगरा। क्या कहते हैं मेरे भाइयों? मगरा। क्या बात बताई है गुरुजी आपने, बिल्कुल भाई साहब। उदयपुर की कौन सी साइड रहेगी? उत्तर पश्चिम। तो उदयपुर के उत्तर पश्चिम में मेरे भाइयों आपकी पाई जाने वाली पहाड़ी, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में पाई जाने वाली पहाड़ी मेरे भाइयों क्या कहलाती हैं? मगरा कहलाती हैं बेटा। क्या कहलाती हैं? मगरा। जल्दी से भाई साहब एक बार मेरे को कमेंट करके ये बता दो कि यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल मेरे भाइयों, बिल्कुल उदयपुर के बिल्कुल उत्तरी पश्चिमी भाग में बेटा, बिल्कुल। चलिए मेरे भाइयों अगला जो आपका कुछ शब्दावली है उन्हें देख लीजिए। अगला शब्द है भाई साहब नाल। नाल क्या होता है वो मैं समझाता हूं भाई साहब। सबसे पहले यहां पे देखेंगे, ये आपके पहाड़ी क्षेत्र हैं, चलो ठीक है सर, ये आपका पहाड़ी एरिया,
ये भी कोई पहाड़ी और ये भी कोई पहाड़ी। अब मेरे भाइयों रास्ता नहीं है, रास्ता आपके पास नहीं है, तो भाई साहब आप ऐसे ही तो घूम के दूसरी तरफ जाओगे? बिल्कुल सर जाएंगे। लेकिन जब बरसात के टाइम पे यहां इस निम्न स्थान से पानी बहता है धीरे 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 धीरे, और इन दो पहाड़ी क्षेत्रों के मध्य में बीच में से क्या करता रहता है? अपर्दन करता रहता है। तो एक दिन ऐसा आता है कि इस दोनों पहाड़ी के बीच में भाई साहब एक सकरे रास्ते का निर्माण होता है। बिल्कुल होता है। धीरे धीरे यह रास्ता चौड़ा होता जाता है। बिल्कुल होता जाता है। और भाई साहब एक स्थिति ऐसी आती है कि इसमें आवागमन के लिए आपकी जो गवर्नमेंट होती है वो आवागमन के लिए मेरे भाइयों इसमें सड़क मार्ग बनवा देती है, जिससे इधर वाला स्थान और इधर वाला स्थान दोनों को जोड़ा जा सके। अब बताइए कोई इधर से जाएगा क्या? नहीं सर। तो बेटा ध्यान रखना, इसी को दर्रा कहते हैं, जिसे राजस्थान में नाल कहते हैं। तो दो पहाड़ी क्षेत्रों के मध्य, जी सर बिल्कुल ठीक कह रहे, दो पहाड़ी क्षेत्रों के मध्य पाए जाने वाला सीधा, पहले आप घूम के जा रहे थे, अब कैसा हो चुका है? सीधा। तो दो पहाड़ी क्षेत्रों के मध्य पाए जाने वाला सीधा और तंग रास्ता, तंग का मतलब जब इसमें आप खड़े होंगे तो दोनों पहाड़ी सीधी खड़ी ढलान में आपको दिखेंगी, उसे कहते हैं क्या? नाल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? नाल। तो हमेशा ध्यान रखना भाई साहब, कितनी पहाड़ी दिखाई दे रही है? दो पहाड़ी। तो दो पहाड़ी क्षेत्रों के मध्य, जी सर, दो पहाड़ी क्षेत्रों के मध्य पाए जाने वाला, ओके, दो पहाड़ी क्षेत्रों के मध्य पाए जाने वाला बेटा ध्यान रखना सीधा व तंग रास्ता, सीधा व तंग रास्ता मेरे भाइयों दर्रा कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। और ये नाल क्यों प्रयुक्त हुआ है? तो ध्यान रखेंगे आप कि आपके राजस्थान में मेरे भाइयों दर्रे को पता है बेटा क्या कहते हैं? नाल कहा जाता है। राजस्थान में दर्रे को नाल कहा जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में दर्रों को कौल कहते हैं, उत्तराखंड में ला कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार में घाट कहते हैं, इसी प्रकार राजस्थान में नाल कहते हैं। देसूरी की नाल, बरनाल, पगल्या की नाल, झीलवा की नाल, नहीं है क्या बेटा? ये नाल मिलती है, तो ये नाल का मीनिंग होता है। अब चलते हैं सर 56 के मैदान के अंतर्गत। जी सर, आपकी एक नदी है दक्षिण राजस्थान की तरफ, ये कौन सा राजस्थान है? दक्षिण राजस्थान। और इधर एक नदी बहती है इस प्रकार से, जी बिल्कुल बहती है सर, और इस नदी का नाम है माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी, ओके सर। अब माही नदी का जो मैदानी भाग बनता है उसे ध्यान देंगे माही नदी का ये वाला मैदानी भाग, और ये कौन सा मैदानी भाग? जिसका विस्तार मेरे भाइयों प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में पाया जाता है। माही नदी का वह मैदानी भाग जिसका विस्तार बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में पाया जाता है वो कहलाता है 56 का मैदान। तो भाई साहब ध्यान रखेंगे माही का मैदान, माही का मैदान। और भाई साहब जिसका विस्तार दो जगह कंपलसरी आपको बताना है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, उसे कहते हैं 56 का मैदान। क्योंकि यहां 56 गांव प्लस नदी प्लस नालों का समूह, ये भाई साहब सब मिला के 56 है, इसलिए इसे बोल देते हैं 56 का मैदान। लेकिन कल को विस्तार पूछे तो इसमें केवल दो ही जिले उठाने हैं आपको बस बेटा, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ये ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों लाडलो, ये ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं सर काठल क्या है? तो भाई साहब ध्यान रखेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे, माही नदी का वह मैदान, भाई साहब माही का वह मैदान, जी सर, माही का वह मैदान भाई साहब जो प्रतापगढ़ के पास में पाया जाता है, या माही का वह मैदान जो प्रतापगढ़ के आसपास का है, आसपास का, प्रतापगढ़ के माही नदी का वह मैदान जो प्रतापगढ़ के आसपास का मैदान है, उसे कहते हैं लाडलो क्या? उसे कहते हैं मेरे भाइयों क्या? काठल का मैदान। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए भाई सब चाय पी लीजिए आप सभी लोग, सभी को गुड मॉर्निंग भाई साहब, जितने भी बच्चे हैं चाय पी लीजिए। मैं चाय की एक चुस्की ले लेता हूं, गले में थोड़ी दिक्कत आने लग गई है। समय भाई साहब इंपॉर्टेंट है, आपका समय खराब नहीं करूंगा, आगे बढ़ता हूं भाई साहब। अगली बात क्या है सर? बीहड़ या डांग क्या है? तो भाई साहब एक नदी है, ध्यान रखना भाई साहब एक नदी है, उस नदी का नाम है मेरे भाइयों जिसे आप कहते हैं चंबल नदी। जी सर बिल्कुल, ये आपकी कौन सी नदी है? चंबल नदी। इसके द्वारा जो कौन सा अपर्दन किया जाता है? नालीनुमा, उसे कहते हैं अवनालिका अपर्दन। और अवनालिका अपर्दन से बनाई गई जो उत्खात भूमि होती है, जो उत्खात भूमि होती है मतलब ऊबड़ खाबड़ भूमि, उसे कहते हैं बीहड़ या डांग।
तो भाई साहब यहां पे एक ही बात ध्यान रखेंगे, बीहड़ या डांग में एक तो कौन सी नदी के द्वारा भाई साहब, चंबल नदी के द्वारा, चंबल नदी के द्वारा भाई साहब अपर्दन कर बनाई गई, अपर्दन कर बनाई गई उत्खात भूमि, बनाई गई उत्खात भूमि मेरे भाइयों क्या कहलाती है, बीहड़। अब बीहड़ का विस्तार कहां मिलता है, तो ये 3 जगह रहेगी इस प्रकार की भूमि बेटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। तो यहां ध्यान रखेंगे चंबल नदी द्वारा अबनाल का अपर्दन कर बनाई गई जो ऊंची नीची भूमि होती है उसे क्या कहा जाता है, बीहड़। और इसका सबसे ज्यादा विस्तार सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ओके सर, अगली बात सुनना भाई साहब, रोही क्या है? आपने ये पर्वतमाला का नाम जरूर सुना होगा। जी सर बिल्कुल सुना है, इसे अरावली कहते हैं। और इधर की तरफ एक नदी है मेरे भाइयों जिसे आप पश्चिमी मरुस्थल में प्रवाहित होती है, जिसे आप लूनी कहते हैं। बिल्कुल सुना है सर। तो भाई साहब ये तो कौन सी पर्वतमाला हो गई आपकी, अरावली। ओके सर, और ये कौन सी नदी हो गई भाई साहब, आपकी लूनी नदी। और अरावली और लूनी के भाई साहब ये जो मध्य का भाग है, ये जो मध्य का भाग आप देख रहे हो सर, इसे कहते हैं क्या, रोही का मैदान। ध्यान रखना बेटा, ये क्या है, रोही का मैदान है। गजब की बात गुरुजी। तो अब रोही डायरेक्ट आप बता सकते हैं क्या बेटा, अरावली व लूनी के, अरावली व लूनी के मध्य का मैदान, अरावली व लूनी के मध्य का मैदान मेरे भाइयों क्या कहलाता है, रोही कहलाता है बेटा। याद रखना, इसे जरूर, ये जरूर कंपटीशन में आएगा भाई साहब। चलिए मेरे भाइयों, अगला जो है वो है नाली। क्या है बेटा, नाली। ये ध्यान रखेंगे भाई साहब, आप उत्तरी जब राजस्थान बनाते हो, जी सर बिल्कुल बनाते हैं उत्तरी राजस्थान, तो यहां आप 2 जिले दर्शाते हो, जिसमें एक है आपका श्रीगंगानगर और एक है हनुमानगढ़। जी सर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। और इनसे एक नदी बहती है जिसको आप कहते हो मेरे भाइयों क्या, घग्गर नदी। क्या कहते हो, घग्गर नदी। अब ध्यान रखेंगे भाई साहब, जो घग्गर नदी है इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र भाई साहब हनुमानगढ़ में लाला ध्यान रखना नाली कहलाता है। घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र हनुमानगढ़ में क्या कहलाता है, नाली। तो नाली आपको देखने के लिए कहां मिलेगा भाई साहब, हनुमानगढ़ में मिलेगा। जो घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र, वैसे मूल तो ये भी कहते हैं कि ये घग्गर नदी के किनारे पाई जाने वाली एक भेड़ की नस्ल भी है मेरे भाइयों। बिल्कुल नाली या पाट, बिल्कुल ठीक भाई साहब। अगली जो शब्दावली आएंगी बीहड़, रोही और नाली के बाद, ये समझने के बाद जो अगली शब्दावली अपन पर रहेंगी वो भाई साहब ये रही, एक बांगर है, एक खादर है और एक जोहड़ है। इनका मीनिंग क्या होता है, तो सबसे पहले बांगर और खादर सुनिए आप भाई साहब। जैसे ये कोई मैदानी भाग है, जी सर ये कोई मैदानी भाग है, ओके अच्छे से सुनिएगा। इस मैदानी भाग से यहां से कोई नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब मानसून सत्र के दौरान जो ये नदी प्रवाहित हो रही है, इसमें मानसून सत्र के दौरान पानी की मात्रा बढ़ेगी। अब पानी की मात्रा बढ़ेगी तो मान के चलो पानी यहां तक पहुंच गया, जी सर यहां तक पहुंच गया, ओके। और भाई साहब उस स्थान तक नहीं पहुंच पाया, भाई पानी इतना नहीं था तो यहां तक नहीं पहुंच पाया। अब बताइए इस जगह तक पानी क्यों पहुंचा भाई, इस जगह तक पानी क्यों पहुंचा बेटा, इस जगह तक इसलिए पहुंचा क्योंकि उस मैदान से यह मैदान नीचा था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। तो सुनिए भाई साहब, ये जो मैदानी भाग है जो नीचा है, उससे नीचे वाले को तो बोलते हैं क्या, खादर, और ऊंचे वाले मैदानी भाग को बोलते हैं, ध्यान रखना क्या, बांगर। तो भाई साहब नीचा मैदान तो क्या कहलाता है, खादर, और ऊंचा मैदान कहलाता है बांगर। इसका मतलब भाई साहब जो नीचा मैदान है वहां प्रति साल पानी पहुंचेगा, ऊंचा मैदान है वहां प्रति साल नहीं पहुंचेगा। तो ऊंचे मैदान को तो बोलते हैं बांगर, नीचे मैदान को बोलते हैं खादर। अब बताइए जहां प्रतिवर्ष पानी पहुंचेगा तो मिट्टी की नवीन परत भी मिलेगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो नवीन जलोढ़ मृदा से युक्त मैदान कौन सा हुआ, खादर, बिल्कुल सर। इसका मतलब यहां तो नवीन जलोढ़ मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और यहां पे कैसी जलोढ़ रहेगी, पुरानी जलोढ़ रहेगी, बिल्कुल ठीक। तो बेटा पुरानी जलोढ़ मृदा से युक्त मैदान बांगर और नवीन जलोढ़ मृदा से युक्त खादर। आ गई बात समझ में भाई साहब, बिल्कुल सर। तो भाई साहब इसमें कहेंगे ऊंचा मैदानी भाग, बिल्कुल ऊंचा मैदानी भाग प्लस पुरानी जलोढ़। कैसी जलोढ़ मृदा भाई साहब, पुरानी जलोढ़ मृदा, ओके सर। अब बताइए अधिक उपजाऊ होगा कि कम उपजाऊ,
तो आप कहेंगे सर कम उपजाऊ। तो भाई साहब ऐसा ऊंचा मैदानी भाग जहां पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है और कम उपजाऊ होता है, उसे क्या कहते हैं बराबर भाई साहब? उसे बांगर कहते हैं। अब इस सब को उल्टा कर दीजिए, मतलब कि ऊंचे मैदान की जगह नीचा मैदानी भाग, बिल्कुल ठीक सर। और नीचे मैदानी भाग के बाद भाई साहब पुरानी जलोढ़ की जगह नवीन जलोढ़, ओके सर, नवीन जलोढ़ मृदा की परत मिलेगी। और भाई साहब कम उपजाऊ की जगह भाई साहब क्या कर देंगे आप? अधिक उपजाऊ कर देंगे, जी सर। और इस सब को मिला के भाई साहब क्या कह देंगे आप? खादर कह देंगे। अब आ जाती है बात किस पे? जोहड़ पे। तो ये जोहड़ जो शब्दावली है वो शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत है बेटा। किधर है? शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत, ध्यान रखेंगे जी सर। और शेखावाटी क्षेत्र में क्या? तो बेटा शेखावाटी क्षेत्र में मेरे भाइयों ध्यान रखेंगे आप, पानी के कच्चे कुएं। तो शेखावाटी क्षेत्र में जो पानी के भाई साहब कच्चे कुएं पाए जाते हैं, जी सर, शेखावाटी क्षेत्र में जो पानी के कच्चे कुएं पाए जाते हैं भाई साहब, उनको क्या कहा जाता है? जोहड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोहड़। तो ये भी सब ध्यान रखेंगे पूरे की पूरी शब्दावली कि बांगर क्या है, खादर क्या है और जोहड़ क्या है। ओके सर। अगला जो पॉइंट है वो है नाड़ी, अगला है कुई और बेरी और बावड़ी। अब भाई साहब ये जितने भी आपको शब्द देख रहे हैं ये सब जल संरक्षण की विधि है भाई साहब। नाड़ी हुआ, कुई या बेरी हुआ और बावड़ी। तो भाई साहब पहले तो यहां एक शब्द ये ध्यान रखेंगे कि ये सब की सब जल संरक्षण की विधि, ये सब की सब भाई साहब जल संरक्षण की क्या है? विधि है। और उसमें भी कैसे जल संरक्षण की? जो प्राचीन समय से चलती आ रही है, परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। ओके सर। अब इसमें भाई साहब नाड़ी क्या होता है ये समझाता हूं आपको। आइए, नाड़ी जो होता है बेटा ये ध्यान रखना, गोलाकार, क्या? गोलाकार प्लस सीढ़ी नुमा, गोलाकार प्लस सीढ़ी नुमा कलात्मक आकृति का कुआं, कलात्मक आकृति का जल संरक्षण स्रोत, ऐसे मान लो आप। कलात्मक आकृति का जल संरक्षण जो स्रोत होता है मेरे भाइयों उसे कहते हैं क्या? नाड़ी। तो ये गोलाकार प्लस सीढ़ी नुमा कलात्मक आकृति का जो जल संरक्षण, आपने कई नाड़ी देखी होंगी भाई साहब। ऊपर का भाग काफी चौड़ा होता है, फिर नीचे उतरेंगे तो ये सीढ़ी, ये सीढ़ी, ये सीढ़ी, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। और इनमें वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है किसके अंतर्गत? नाड़ी के अंतर। अच्छा ये मैंने बावड़ी बता दिया था बेटा, एक मिनट रुको, इसे दोबारा बताता हूं मेरे भाइयों। नहीं, ये जो आपका रहेगा ये क्या रहेगा? सुनो, ये सब जल संरक्षण की विधि है। अभी सुनना बेटा, नाड़ी क्या होता है? नाड़ी एक प्रकार का तालाब होता है। ये नाड़ी एक प्रकार का बेटा क्या होता है? तालाब होता है। और जो कौन से क्षेत्र में बनेगा? मरुस्थलीय क्षेत्र में बनेगा मेरे भाइयों। नाड़ी एक प्रकार का तालाब, या जो बच्चे गांव से हैं वो समझ सकते हैं क्या? पोखर का टाइप होता है। कैसा टाइप होता है? पोखर का टाइप होता है बेटा। वो बावड़ी था। चलिए, कुई या बेरी क्या होता है? अच्छा एक बात और समझ लो भाई साहब, नाड़ी से अधिक गहरा भाग, नाड़ी से अधिक गहरा भाग, अगर मैं कहूं नाड़ी से अधिक जो गहरा जल का स्रोत होता है या नाड़ी से अधिक गहरा जो भाग होता है बेटा, उसे ध्यान रखना, उसे टोवा कहते हैं। और नाड़ी एक प्रकार का मरुस्थल में क्या होता है? तालाब होता है जल संरक्षण का। अब कुई या बेरी क्या है? तो इसे ध्यान रखेंगे, ये एक गोल, ठीक है सर, छोटा, ओके सर, प्लस एक कुआं, छोटा या कुआं, गोल प्लस छोटा। और मेरे भाइयों एक चीज और ध्यान रखेंगे, कम गहरा गड्ढा, कम गहरा गड्ढा। ओके सर, ये आपको तीन शब्द ध्यान रखेंगे। और ये कहां मिलने चाहिए? मरुस्थल में। ओके गुरुजी। कुई या बेरी क्या होता है? मरुस्थल में पाए जाने वाला गोल, छोटा और कम गहरा जो गड्ढा होता है जिसमें वर्षा जल को संरक्षण या वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं भाई साहब? कुई या बेरी। ये सब जल संरक्षण की विधि है जो परंपरागत है। मानसून सत्र के दौरान इन सब में जल को इकट्ठा किया जाता है मेरे भाइयों। चलिए फिर आता है बेटा, देखो ये आ गया बावड़ी। ठीक, अब बावड़ी में मैं क्या कह रहा था कि भाई साहब ये आपका जो बावड़ी होता है, जी सर, ये भाई साहब गोलाकार, कैसा बेटा? गोलाकार प्लस सीढ़ी नुमा, गोलाकार प्लस सीढ़ी नुमा कलात्मक कुएं, कलात्मक कुएं टाइप के से होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बावड़ी। और ये सबसे ज्यादा बावड़ी है बूंदी में। कहां मिलती है? बूंदी में। इसीलिए बूंदी को बेटा बावड़ियों का क्या कहते हैं? शहर कहा जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अब देखो, इनमें अगर बावड़ी में आपको कल को ये पूछे
कि जल का स्रोत कहां से होता है, तो भाई साहब दो तरीके से होता है, आंतरिक भाग से भी हो सकता है, जी सर, आंतरिक भाग से भी इनमें जल का स्रोत हो सकता है, और बेटा वर्षा जल भी इनमें इकट्ठा किया जाता है। तो बावड़ी का मतलब होता है गोलाकार और सीढ़ी नुमा कुएं, ऊपर से चौड़ा, धीरे धीरे इस प्रकार की सीढ़ियां बनी रहती है तल में जाने के लिए। तो भाई साहब जो आपका ये सबकी सब जल संरक्षण की विधि थी, गोलाकार सीढ़ी नुमा जो कलात्मक कुएं होते हैं उन्हें कहते हैं बावड़ी, जिनमें जल का स्रोत दोनों तरीके से हो सकता है, आंतरिक भाग से भी और वर्षा जल से भी। और नाड़ी क्या है, एक प्रकार का मरुस्थल में जल संरक्षण का तालाब होता है, जैसे गांव में पोखर होती है उसे नाड़ी कहते हैं, नाड़ी से अधिक गहरा जो भाग होता है उसे टोबा कहते हैं। कुइया बेरी ये भी मरुस्थल में ही होता है, गोल होता है, छोटा होता है और कम गहरे गड्ढे होते हैं, उन्हें कहते हैं कुइया बेरी। अच्छे शब्द हैं जल संरक्षण की विधि, इनको जरूर याद रखना। अब क्या आ गया आपके पास भाई साहब, झालरा क्या है, तो सुनेंगे अच्छे तरीके से, जी सर, ये भाई साहब एक प्रकार का आयताकार कुंड जिसमें भाई साहब जल संरक्षण किया जाता है, ठीक है सर। आयताकार क्या है, कुंड। दूसरी विशेषता सुनना, इस प्रकार का ये आयताकार कुंड होता है, ठीक है सर। और भाई साहब इसके इधर भी क्या बनी होती हैं, सिड्डियां, इधर भी क्या बनी होती हैं, सिड्डियां, और इधर भी क्या बनी होती हैं, सिड्डियां। और भाई साहब पीछे इसका जो ये जल का स्रोत है, पीछे ये या तो भाई साहब किसी तालाब से संलग्न होता है या किसी झील से संलग्न होता है। अब ध्यान देना भाई साहब, इसका मतलब जो ये झालरा है इसमें तीन ओर सीढ़ी बनी होती हैं, तीन ओर सिड्डियों से घिरा होता है, तीन ओर सिड्डियां बनी होती हैं, आयताकार कुंड होता है, जल संरक्षण की विधि होती है मेरे भाइयों। क्या झालरा किस काम आता है भाई साहब, धार्मिक रीति रिवाजों के काम आता है। मतलब सर, मतलब धार्मिक रीति रिवाजों के काम में आता है। जैसे भाई साहब आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में किसी की डेथ हो जाती है, उसको शमशान से अपन जब आते हैं विदा करके, तो उसके बाद मेरे भाइयों इस प्रकार के आपके झालरा में स्नान किया जाता है। तो यह धार्मिक रीति रिवाजों से संबंधित होता है। और इसका बेस्ट उदाहरण भी दिखा देता हूं आपको भाई साहब, एक है तूर जी का झालरा, जोधपुर से देखने वाले बच्चे ध्यान देंगे, ये जोधपुर के ही अंतर्गत है। तो भाई साहब इसे झालरा कहते हैं। आयताकार कुंड होता है, जल संरक्षण की विधि होती है, तीन और सिड्डियां बनी होती है, धार्मिक रीति रिवाजों के काम आता है, तालाब या झील से इसका पीछे का पोर्शन जुड़ा होता है जिससे पानी मिल सके। क्लियर है भाई साहब। अब चलते हैं सर योद्धे। तो भाई साहब अभी थोड़ी देर पहले मैंने उत्तरी राजस्थान में आपको ये दो जिले बनाकर दिए थे, जी सर, जिनमें एक था श्री गंगानगर और एक था मेरे भाइयों आपका कौन सा, हनुमानगढ़। और भाई साहब इन दोनों जिलों को ध्यान रखना भाई साहब, इन दोनों जिलों को भाई साहब आपके प्राचीन समय में, इन दोनों जिलों को भाई साहब प्राचीन समय में कहा जाता था। तो भाई साहब इन दोनों जिलों को प्राचीन समय में कहा जाता था क्या, योद्धे। तो ये योद्धे जो क्षेत्र रहेगा मेरे भाइयों, वो प्राचीन समय में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ को कहते थे। ओके सर, अब चलते हैं जांगल प्रदेश। ये क्या है सर, तो ध्यान रखेंगे भाई साहब, बीकानेर प्लस नागौर वाला क्षेत्र, बीकानेर प्लस नागौर वाला जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, जांगल प्रदेश कहते हैं। बेटा ये तीनों शब्दों को एक बार वापस से देखिए। और मेरे भाइयों मैंने क्या क्या बताया है, जी सर बताइए। झालरा समझ में आ गया, बिल्कुल जल संरक्षण की विधि है। योद्धे श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ को प्राचीन समय में कहते हैं। जांगल प्रदेश मेरे भाइयों बीकानेर और नागौर वाला क्षेत्र है। ओके सर, आगे चलते हैं भाई साहब। एक स्थान दिया हुआ है आपके लिए, क्या, थली, जी सर। तो मरुस्थल के अंतर्गत जो इस प्रकार की भूमि होती है जिसमें ये उच्च भूमि जो होती है, ये जो उच्च भूमि होती है कहां पे भाई साहब, ये जो आपकी उच्च भूमि होती है मेरे भाइयों उसे क्या कहते हैं, थली। और ये उच्च भूमि कहां पे मिलनी चाहिए, मरुस्थल में। तो भाई साहब मरुस्थल में पाई जाने वाली, मरुस्थल में आपकी पाई जाने वाली, बेटा ध्यान रखना, जो आपकी उच्च भूमि होती है मेरे भाइयों उसे क्या कहा जाता है, थली कहते हैं। शेखावाटी आप सब समझते हैं भाई साहब, शेखावाटी रहेगा सीकर, चूरू और झुंझुनू, सीकर, चूरू और झुंझुनू। भाई साहब इस क्षेत्र को शेखावाटी कहते हैं, जहां प्राचीन समय में मेरे भाइयों शेख सामंतों का क्या रहा है, अधिकार। शेख सामंतों का क्या रहा है बेटा, अधिकार।
तो भाई साहब शेखावाटी जो है वो सीकर चूरू झुंझुनू रहेगा जो शेख सामंतों का। अब तोरावाटी बहुत अच्छे से समझना भाई साहब, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। एक आप यहां पे समझेंगे, एक अर्धचंद्राकार आपका जिला आता है, जी सर बिल्कुल आता है, और अर्धचंद्राकार जिले से ऊपर लगता है झुंझुनू। तो भाई साहब ये तो हो गया आपका झुंझुनू और ये हो गया सीकर, बिल्कुल ठीक सर। और यहां पे एक बात ध्यान रखना, सीकर में पड़ती है एक पहाड़ी जिसका नाम है मेरे भाइयों खंडेला की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? खंडेला की पहाड़ी। ओके सर। इससे एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं कांतली नदी, और ये आपका प्रवाह क्षेत्र इसका इन दो ही जिले में है। सर ये कौन सी नदी की बात कर रहा हूं मैं? कांतली नदी की बात कर रहा हूं। और बस इतना ही याद रख लेना भाई साहब, ये जो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र देख रहे हो सर, इसी को बोलते हैं क्या? तोरावाटी। क्या बोलते हैं? तोरावाटी। तो तोरावाटी का मीनिंग रहा मेरे लाडलो क्या कि सीकर और झुंझुनू। सीकर व झुंझुनू में, सीकर व झुंझुनू में भाई साहब कौन सी नदी का प्रवाह क्षेत्र? तो ध्यान रखना भाई साहब, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र। तो सीकर और झुंझुनू में कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है मेरे भाइयों? तोरावाटी कहलाता है। जी सर। तो बात समझ में आ रही है ना आपको? ये इस प्रकार के कुछ शब्द मेरे भाइयों जो कंपटीशन में बार बार पूछे जाते हैं बेटा आपसे, तो आप तो रेगुलरिटी के साथ बस सुनते रहिए, पूरा फिनिश कराऊंगा भाई साहब। राठ या अहीरवाटी क्या है सर? राठ या अहीरवाटी क्या है? जब अपन राजस्थान का मैप बनाते हैं जी सर, तो भाई साहब यहां से सुनिएगा गौर से। भाई साहब अलवर पड़ता है? जी बिल्कुल पड़ता है। तो भाई साहब अलवर का वह स्थान जिसे आप बहरोड कहते हैं, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। फिर भाई साहब एक बात कर लेता हूं आपसे, जयपुर। जयपुर, जयपुर के अंतर्गत कोटपुतली वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? कोटपुतली वाला क्षेत्र। तो भाई साहब ये जो क्षेत्र देख रहे हो, जयपुर का कोटपुतली और अलवर का बहरोड, यहां पे मेरे भाइयों आपकी अहीर जाति पाई जाती है। कौन सी जाति? अहीर जाति। और इस अहीर जाति वाला जो ये एरिया है कोटपुतली बहरोड वाला, इसी को कहते हैं क्या? राठ या अहीर वाटी। तो ध्यान रखना भाई साहब, राठ या अहीर वाटी क्या है? तो आप बताएंगे जयपुर के कोटपुतली क्षेत्र में और अलवर के बहरोड वाला जो क्षेत्र था, इसमें जो अहीर जाति पाई जाती थी वो एरिया राठ या अहीर वाटी कहलाता है। मेवात की जब आप बात करेंगे तो मेरे भाइयों ये जो अलवर प्लस भरतपुर वाला जो क्षेत्र है, अलवर प्लस भरतपुर, जिसमें भाई साहब मेव जाति सर्वाधिक पाई जाती है, जहां मेव जाति सर्वाधिक पाई जाती है उस एरिया को बोलते हैं क्या? मेवात। इसी प्रकार ढूंढाड़ किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, जयपुर प्लस दौसा प्लस टोंक, जयपुर प्लस दौसा प्लस टोंक, जहां पे भाई साहब इस प्रकार की बोली बोली जाती है, ढूंढाड़ बोली बोली जाती है, ढूंढाड़ बोली बोली जाती है, उसे कहते हैं ढूंढाड़। तो बताइए राठ या अहीर वाटी, जयपुर का कोटपुतली, अलवर का बहरोड वाला क्षेत्र जहां अहीर जाति आपकी पाई जाती है वो तो राठ या अहीर वाटी। मेवात अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र जहां मेव जाति पाई जाती है, और ढूंढाड़ जयपुर दौसा टोंक वाला क्षेत्र जहां ढूंढाड़ बोली बोली जाती है। ओके सर। अब चलते हैं हाड़ौती। भाई साहब हाड़ौती सब बच्चे जानते हैं सर। हाड़ौती का मीनिंग रहेगा बेटा कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ वाला एरिया क्या कहलाएगा? हाड़ौती। बांगड़ किसको कहेंगे? तो ध्यान रखना मेरे भाइयों, बांसवाड़ा प्लस डूंगरपुर वाला भाग, या फिर आप कह सकते हैं माही नदी का, माही नदी का मैदानी भाग। बिल्कुल सर, माही नदी का मैदानी भाग भाई साहब, जिसका विस्तार कहां देखने को मिलता है? बांसवाड़ा और डूंगर में, डूंगरपुर में, उसे कहते हैं क्या? वांगड़। अब चलते हैं सर, खैराड़ क्या है? तो ध्यान रखना भाई साहब, एक नदी है आपके पास में जी सर, और ये नदी है जिसे आप कहेंगे भाई साहब बनास नदी। कौन सी नदी लाडलो? बनास नदी। बनास नदी में एक बात ध्यान रखेंगे, भीलवाड़ा से लेके बनास नदी के अंतर्गत, और ये टोंक, भीलवाड़ा से लेके टोंक तक के, भीलवाड़ा से टोंक के मध्य का जो क्षेत्र है सर, मध्य का क्षेत्र मेरे भाइयों क्या कहलाता है? ये वाला एरिया कहलाता है बेटा क्या? खैराड़। तो ये तीनों शब्द भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं मेरे भाइयों, जरूर याद रखें बेटा इनको भी। एक क्या है? हाड़ौती, जिसको सिंपल सब बच्चे जानते हैं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। क्या हुआ? कोई नहीं? हाँ बेटा, ये आपका हाड़ौती वाला एरिया जिसे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ कहेंगे। बागड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर वाला माही नदी का मैदानी भाग, और खैराड़ जो है वो भीलवाड़ा से टोंक के मध्य का क्षेत्र रहेगा, उसे क्या कहेंगे मेरे भाइयों? क्या बेटा? खैराड़।
चलिए भाई साहब अगला, मालानी क्या है सर, मालानी क्या है और बीड़ क्या है मेरे भाइयों, और सर क्या है। अभी लेते हैं भाई साहब तीनों शब्दों को। आइए भाई साहब, मालानी तो क्या है भाई साहब, बाड़मेर का, बाड़मेर का मुख्यतः भाई साहब एक स्थान है बाड़मेर में, मुख्यतः गुड़ामालानी, गुड़ामालानी क्षेत्र, बाड़मेर का मुख्यतः गुड़ामालानी क्षेत्र का आसपास का भाग, गुड़ामालानी क्षेत्र का आसपास का जो भाग है भाई साहब उसे ध्यान रखना, क्या कहते हैं, मालानी। बीड़ क्या है, तो भाई साहब ये जो शेखावाटी क्षेत्र है, सीकर, चूरू, झुंझुनू, यहां पे पाए जाने वाले बेटा जो घास के मैदान होते हैं, क्या होते हैं बेटा, घास के मैदान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बीड़। और सर क्या है, तो बेटा ये भी आपके शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में भाई साहब आपके वर्षा के समय, शेखावाटी क्षेत्र में वर्षा के समय मेरे भाइयों बनने वाले, वर्षा के समय बनने वाले स्थायी नहीं बेटा, अस्थायी तालाब, वर्षा के समय बनने वाले अस्थायी तालाब। ऐसे याद नहीं करेंगे, मैं कहूंगा ऐसे करेंगे। मालानी, आगे जब मैं खनिज पढ़ाऊंगा तो एक स्थान आता भी है गुड़ामालानी, तो भाई साहब बाड़मेर का गुड़ामालानी वाला जो क्षेत्र है उसके आसपास का भाग मालानी। बीड़ भाई साहब शेखावाटी क्षेत्र में घास के मैदान कहलाते हैं बीड़, जैसे शेखावाटी क्षेत्र में पानी के कच्चे कुएं क्या कहला रहे थे, जोहड़, ओके। और सर शेखावाटी क्षेत्र में भाई साहब जो वर्षा के समय अस्थायी तालाब बनते हैं उन्हें सर कहते हैं, ओके मेरे भाइयों। अगला, तल्ली क्या है सर, मरु क्या है और मेरु क्या है, तो तल्ली क्या है ध्यान रखेंगे, ये मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, ओके सर। इस मरुस्थलीय क्षेत्र में बेटा जो ये निम्न भूमि पाई जाती है, ओके सर ध्यान रखना, मरुस्थलीय क्षेत्र में निम्न भूमि, मरुस्थलीय क्षेत्र में भाई साहब आपकी कैसी, निम्न भूमि, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में निम्न भूमि तो क्या कहलाती है, तल्ली। और मैंने बताया था ये जो ऊंची भूमि है, ध्यान रखना भाई साहब, यहां पे एक बार और बता रहा हूं, मरुस्थल में पाई जाने वाली उच्च भूमि जो है बेटा उसे कहते हैं थली, और निम्न भूमि को क्या कहते हैं भाई साहब, तल्ली कहते हैं, ठीक है सर। और निम्न थली जो है भाई साहब, ये मैंने ये भी कहा था, अगर नहीं बताया वहां पे, तो इसका विस्तार बीकानेर और चूरू में सबसे ज्यादा देखा जाता है, और इसीलिए ये वो जिले हैं जहां आपके राजस्थान की कोई नदी नहीं बहती, क्योंकि ये मरुस्थल का सबसे ऊंचा भाग है, उसे थली कहते हैं, नीचे भागों को तल्ली कहते हैं। मरु किसे कहते हैं, तो भाई साहब मरु, मेरु और माल ये तीन शब्द होते हैं, तो ध्यान रखना, मरुस्थलीय क्षेत्र बेटा आपका कैसा क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र क्या कहलाता है, मरु। और मेरु मेरे भाइयों पर्वतीय भाग, आपका कैसा भाग भाई साहब, पर्वतीय भाग क्या कहलाता है, मेरु। और अपने राजस्थान में किसको बोलेंगे आप, अरावली को कहेंगे, किसको कहेंगे, अरावली को अपन क्या कहते हैं, मेरु। मरु मरुस्थलीय प्रदेश, मतलब राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है उसे मरु कहेंगे, ओके सिंपल है भाई साहब। अगला मेरे भाइयों, माल किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना भाई साहब पठारी भाग, कौन सा भाग, पठारी भाग। अब राजस्थान में किसको कहेंगे, तो अपने राजस्थान में है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। और दक्षिणी पूर्वी जो पठारी भाग है ये मेरे भाइयों जिसे आप हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, जी सर, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग या जो आपके हाड़ौती का पठार है उसे अपने यहां कहते हैं क्या, माल। भौमट किसे कहते हैं, तो ये पहले भी आ चुका था, ध्यान रखना भाई साहब। भौमट का मीनिंग क्या रहेगा, राजसमंद और उदयपुर के बीच तो भौराट रहेगा, और उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में जो रहेगा उसे भौमट कहेंगे, ओके सर। तो यहां पे जो रहेगा भाई साहब राजसमंद से उदयपुर के बीच में वो तो रहेगा लाला भौराट, और जो बेटा उदयपुर से डूंगरपुर के बीच में रहेगा उसे आप कहेंगे भौमट, क्या कहेंगे, भौमट, ओके। तो भाई साहब जो आपका राजसमंद से उदयपुर के बीच में वो भौराट, उदयपुर से डूंगरपुर के बीच में भौमट। और ये जो भौमट है बेटा, इस भौमट पठार पर ध्यान रखेंगे आपकी सर्वाधिक एक जनजाति मिलती है जिसका नाम है भील जनजाति। इसी पठारी भाग पर सर्वाधिक भील जनजाति आपकी पाई जाती है, ओके सर। और पीडमांट क्या होता है, तो ध्यान रखना पर्वत पदीय भाग, पर्वत पदीय भाग बराबर होता है पीडमांट। और बेटा इसका जो अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है वो भाई साहब आपके राजसमंद में मिलता है। स्थान ध्यान रखेंगे देवगढ़, क्या, देवगढ़। दोबारा से समझाता हूं भाई साहब, टेंशन नहीं ले आप,
सबसे पहले माल, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग या हाड़ौती का पठार माल कहलाता है। तो मरु, मेरु और माल। मरु मतलब मरुस्थल, मेरु मतलब अरावली पर्वतमाला, जिसे आप धार्मिक ग्रंथों में सुमेरु, मेरु, बिल्कुल, और माल मतलब हाड़ौती का पठार। फिर आया भौमट, तो भौराट और भौमट को एक साथ याद करेंगे। भौराट रहेगा राजसमंद से उदयपुर के बीच में और भौमट रहेगा उदयपुर से डूंगरपुर के बीच में, और डूंगरपुर से बांसवाड़ा तक चले जाओगे तो मेवल। ठीक है सर। फिर पीडमांट, ये भी ध्यान रखेंगे कि भाई साहब पर्वत पदीय जो भाग होता है, पर्वत के जो पैरों वाला भाग होता है, नीचे वाला भाग, उसे कहते हैं क्या? पीडमांट, जिसका बेस्ट उदाहरण राजसमंद के देवगढ़ में देखने को मिलता है। बोलो ये शब्द समझ में आए कि नहीं आए? और जैसा कि मैं डेली आपके सामने करता हूं, फिर इसके बाद क्वेश्चन, तो असत्य कथन का चुनाव करना लालाओ आपको बेटा। यह भौगोलिक शब्दावली थी जिसके लिए मैंने आज इतना पसीना बहाया है भाई साहब, इतना पसीना बहाया है। सुबह सुबह सर्दी में भी पसीना आ रहा है, एनर्जी के साथ अपन काम करते हैं मेरे भाइयों लाडलो। अब जल्दी से बताइए, असत्य कथन का आपको चुनाव करना है। और असत्य कथन क्या है? कथन फर्स्ट कह रहा है भौराट का पठार राजसमंद से उदयपुर के मध्य स्थित है। ठीक है। कथन सेकंड है भौराट का जो पठार है वो जल विभाजक का कार्य करता है। कथन थर्ड है भौमट का जो पठार है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य है। जल्दी से पहचानना भाई साहब, हाँ, भौमट का जो पठार है। और कथन फोर है ऊपरमाल का पठार भैंसरोडगढ़ से बिजौलिया के मध्य स्थित है। जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए लाडलू, जल्दी से बताइए भाई साहब। ओके, बहुत बढ़िया यार, आप सबको इतना ज्यादा संख्या में देख के दिल गदगद हो जाता है सुबह मेरे भाइयों। गजब आंसर दे रहे हो आप, बिल्कुल गजब आंसर दे रहे हो भाई साहब। भौराट जो मैंने बताया था, मैंने ये 3 जिले बताए थे भाई साहब। एक राजसमंद लिया था, एक मैंने भाई साहब उदयपुर लिया था, और एक मेरे भाइयों मैंने डूंगरपुर लिया था। जी सर। और एक जिला मेरे भाइयों मैंने बांसवाड़ा लिया था। अगर कोई बच्चे को समझ में नहीं आई बात तो ऐसे समझना आप भाई साहब, इस बीच में पाए जाने वाला जो था और इस बीच में जो था और इस बीच के अंतर्गत जो था, इनको कंटिन्यूअस याद रखना। इसे तो कहते हैं मेरे भाइयों भौराट। क्या कहते हैं? भौराट। इसे कहते हैं मेरे भाइयों भौमट, और इसे कहते हैं मेवल। क्या कहते हैं? मेवल। अब देखो, भौराट का पठार राजसमंद से उदयपुर के बीच में है, बिल्कुल सही है सर। भौराट का पठार जल विभाजक, हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था ये जल विभाजक का कार्य करता है। और भौमट का जो पठार है, अब इसे देखना, भौमट का जो पठार है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो भौमट का पठार डूंगरपुर बांसवाड़ा नहीं, भौमट उदयपुर और डूंगरपुर है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का भाग तो मेवल कहलाता है। तो यही कथन क्या था? गलत था मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया। और ऊपर माल का पठार भैंसरोडगढ़ से बिजौलिया, भैंस के ऊपर बिजली गिरी, ये बताया ही था। तो भाई साहब इसका एकदम जो राइट आंसर रहेगा वो ये रहेगा बेटा, ये इसमें कथन गलत है, बाकी ये दोनों कथन जो यहां हैं आपके ये सही हैं। तो ये कथन मेरे भाइयों इसमें गलत लिखा गया। गजब का जवाब बेटा, इसका मतलब आपको बातें समझ में आ रही है धीरे धीरे। जी सर। फिर एक बार और असत्य कथन का आपको चुनाव करना है, कौन सा रहेगा? जल्दी से आप बताइए। जोहड़ के आगे लिखा है शेखावाटी क्षेत्र में पानी के कच्चे कुएं। जी सर। फिर लिखा है थली के आगे मरुस्थल की उच्च भूमि को कहते हैं क्या? तल्ली के आगे लिखा है बालुका स्तूपों के मध्य जो निचली भूमि होती है उसे कहते हैं क्या? और भाकर में लिखा है अजमेर में पाई जाने वाली तीव्र ढलान युक्त पहाड़ियां। बताइए क्या गलत होगा इसमें? जल्दी से बताइए बेटा। खुशबू जी जल्दी से बताइए बेटा। मनु ओके बेटा। अजय जल्दी से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, टेस्ट की बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलने वाली है, किसी क्लास में आपको बता दूंगा। वेरी गुड, सबका राइट आंसर, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, सबका राइट आंसर आ रहा है सर। डी होगा, डी होगा। वेरी गुड। जोहड़ सही है, शेखावाटी क्षेत्र में पानी के कच्चे कुएं। थली सही है, उच्च भूमि। थली, तल्ली क्या थी? निम्न भूमि थी। और तल्ली ये रही निम्न भूमि, ये भी ठीक है सर। अगर यह कुछ सही नहीं है तो वो भाकर नहीं है, क्योंकि भाकर के लिए मैंने कहा था ये बात सिरोही में लागू होगी। कहां पे लागू होगी? सिरोही में। और सिरोही में आपकी पाई जाने वाली है तीव्र ढलान युक्त पहाड़ियां, तो यहां पे अजमेर गलत लिख दिया भाई साहब। बाकी आपके ये ऊपर के तीनों कथन सही हैं, लेकिन ये कथन सही नहीं है। अजमेर की जगह कौन होना चाहिए था? सिरोही होना चाहिए था। बहुत बढ़िया, आज के आपके दोनों क्वेश्चन सही हैं। और मेरे भाइयों, अगर आपकी तैयारी को और भी सुदृढ़ बनाना है और इसी प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो मेरी बुक बहुत जल्दी आने वाली है, राजस्थान का भूगोल। बहुत जल्दी ये लेके आने वाला हूं, एमसीक्यूज वाली बुक आपके लिए, टेंशन मत लीजिए। इसी प्रकार के क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। कब लॉन्च होगी सब बताऊंगा, अभी थोड़ा सा काम और रह गया है। बाकी आपके राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान राजव्यवस्था, हिंदी व्याकरण और रीजनिंग से संबंधित बुक आपकी लॉन्च हो चुकी है। ये सारी बुकें आ चुकी हैं, मेरी पे काम चल रहा है, कुछ दिन में ही खुशखबरी आपको मिल जाएगी। और ये राजस्थान के सभी बुक स्टोर, और वहां भी नहीं मिले तो लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। अपनी तैयारी को सही दिशा देने के लिए पीवाईक्यू निकालना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप कंटेंट पढ़ते हो भाई साहब।
अगली बात मेरे भाइयों, ये हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए मेरे भाइयों पीछे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और इसी प्रकार से क्लासों का आनंद उठाइए, और खासकर राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास का जो आपको जीरो से बनाएगी हीरो। इसमें इसके अंतर्गत सुबह उसी जोश, जुनून और ताकत के साथ अपन डेली मिलते हैं, और यह ताकत मेरे साथ साथ आपकी भी बनी रहनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे मेरे भाइयों कल। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय माता दी, जय हिंद, जय जौहर। थैंक यू।